बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। आज हमारा क्रोमोसोम और डीएनए के चैप्टर का चौथा टॉपिक है, दैट इज क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। इसको फिर से डिफाइन कर लेते हैं कि दोज कैरेक्टर्स व्हिच पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। वो खासियात जो किसी वालिदैन से उनके बच्चों को मुंतकिल होती हैं, दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इसे हम विरासत या इसे हम हेरिडिटी या इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। ग्रीगर जॉन मेंडल This was a botanist. ये एक botanist थे, also known as father of genetics. क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है, इसको सीखने से पहले हम थोड़ा सा ये हिस्ट्री जानें, इस शख्स के काम के बारे में जानें, तभी हमारे लिए बाद में समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ग्रीगर जॉन मेंडल, अ बॉटनिस्ट, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। देखें, जेनेटिक्स हम जानते हैं, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड जीन्स। तो डीएनए, जीन्स और हेरिडिटी को पढ़ना इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो जीन्स का काम भी खसूसियात को एक से दूसरी नस्ल को मुंतकिल करना, डीएनए का काम भी एक से दूसरी नस्ल को खसूसियात को मुंतकिल करना, और इस मुंतकिली को हम कहते हैं इनहेरिटेंस है। तो ये जो शख्स था ग्रीगर जॉन मेंडल, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स इस वजह से कहते हैं, इसने जेनेटिक्स पे सबसे ज्यादा काम किया है। इस शख्स ने मोरोसी खासियात, यानी वो कैरेक्टर जो वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होते हैं, इस बारे में बहुत कुछ बताया है, और इस शख्स ने उन पे एक्सपेरिमेंट करके हमें बहुत सारी लॉज और इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन बदकिस्मती से इसने जो लॉज पेश की, ये इन्होंने जो अपना वर्क किया, ठीक है, इसका जो काम है और इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन्होंने अपना काम जेनेटिक्स का और इनहेरिटेंस का 1866 में मुकम्मल कर लिया था, 1866 में। लेकिन इन्होंने अपने काम का तज़किरा या अपने काम को बिल्कुल पब्लिक नहीं किया था, या यूं ऐसा कोई आम लोगों तक उसकी रसाई नहीं की थी। और इस शख्स ने इस 1866 तक जितने एक्सपेरिमेंट या जितना काम जेनेटिक्स पे और मोरोसी यानी एक से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाली खासियात पे किया था, उसमें इसकी बहुत सारी मालूमात या इसका बड़ा रोल है। अब हम ये जानते हैं, पहले 2-3 दिन हमने टॉपिक में डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम्स 1876 में डिस्कवर होते हैं, और इसने अपना काम 1866 में किया है। क्रोमोसोम डिस्कवर होते हैं 1876 में। अब गैप यूं आ रहा है कि इस शख्स को जेनेटिक्स के बारे में बहुत इल्म हुआ, ये जानता था खसूसियात की मुंतकिली को, लेकिन ये क्रोमोसोम्स और डीएनए और जीन्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। दिस हैज नो इंफॉर्मेशन अबाउट जीन्स। इस शख्स को जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के बारे में कोई डिटेल पता नहीं था, और ये नहीं जानता था क्रोमोसोम्स क्या है, उन क्रोमोसोम्स का पार्ट डीएनए क्या है, डीएनए पे मौजूद जीन्स क्या है, वो ऐसा कुछ भी नहीं जानता था। इसने जो काम किया वो 1876 में। अच्छा, यहां पे इन्होंने खासियात को मुंतकिल करने के लिए जो हमें फैक्टर्स बताए हैं, देयर ही कॉल्ड देम एलिमेंट्स या फैक्टर्स। मेंडल ने प्रोपोज किया दैट the characters
के जो खासियात हैं या ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड, उन्हें मुंतकिल किया जाता है, ये मुंतकिल होती हैं बाई फैक्टर्स या एलिमेंट्स। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे स्मॉल यूनिट्स हैं, अब इसको समझिएगा, इनका यह दावा था, इनका यह कहना था कि एक से दूसरी नस्ल को खासियात मुंतकिल होती हैं फैक्टर्स या एलिमेंट्स से। तो इन्होंने खासियात को मुंतकिली का जिम्मेवार इन बेसिक यूनिट को कहा था। तो वो चूंकि जीन्स के बारे में, डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में कुछ इस वक्त तक नहीं जानता था, तो इन्होंने बाद में जब क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई तो इन्होंने 1866 में अपना वर्क यानी अपना काम मुकम्मल किया था और इनकी डेथ होती है 1884 को। इनकी डेथ होती है 1884 को और 1866 तक इसने खासियात पे जितना भी काम किया है वो किसी के इल्म में नहीं। आखिर 1900 में और 1902 में 1900 में एंड 1902 में यूएसए और एक जर्मन साइंटिस्ट है, यूएसए और एक जर्मन साइंटिस्ट है थियोडर बोवेरी एंड दूसरा है W.S. स्यूटन। तो ये दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, दिस इज फर्स्ट एंड इज सेकंड। तो स्यूटन अमेरिकन यूएसए से और बवेरी जर्मन, ये जो दो साइंटिस्ट हैं 1900 में और 1902 में दे रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। अब देखें हम इसको समराइज करने जा रहे हैं और फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इसका मकसद क्या है। तो मेंडल ने 1866 में अपना काम कर लिया था, लेकिन वो काम उन्होंने पब्लिक नहीं किया था, लोगों तक उन्होंने नहीं पहुंचाया, या वो काम मख्फी रहा, खुफिया रहा। तो वो मेंडल ने उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके मुताबिक एक से दूसरी नस्ल को खासियात मुंतकिल करने के जिम्मेवार फैक्टर्स हैं और एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो जीन्स, डीएनए और क्रोमोसोम्स को नहीं जानता था। जब 1884 में मेंडल की डेथ होती है, बाद में 1900 और 1902 में एक यूएसए और जर्मन साइंटिस्ट हैं थियोडर बोवेरी और W.S. स्यूटन, ये मेंडल का किया हुआ 1866 तक जो उन्होंने जो काम किया था और जैसे ही उन्होंने जो कुछ भी उस बारे में मालूमात ली थी वो सारा काम ये दोनों साइंटिस्ट रीडिस्कवर कर लेते हैं, दोबारा से ढूंढ लेते हैं, या इस काम को दोबारा पैदा कर लेते हैं। जब वो इस काम को पैदा कर लेते हैं तो उस वक्त इन दोनों के मुताबिक ये अपनी कंक्लूजन बनाते हैं इस एज में, और उन्होंने 1866 में मेंडल के काम से एक नतीजा अखज किया। वो नतीजा अखज क्या किया, टॉपिक को देखिएगा, क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें वो ये दावा करते हैं कि एक से दूसरी नस्ल को खसूसियात की मुंतकिली के जो जिम्मेवार हैं, ऑल दीज आर क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स ही एक से दूसरी नस्ल को खासियत मुंतकिल कराते हैं। दैट देयर थ्योरी इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनकी इस थ्योरी को हम क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, ये इसकी डेफिनेशन है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, ये थ्योरी ये बताती है दैट द क्रोमोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल for transfer of characters from generation to generation to generation। अब ये है इस थ्योरी का खुलासा। क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उस काम को सीख के और इसका निचोड़ निकाल के
अपना उन्होंने जिस टाइम में रिडिस्कवर किया वो कुछ सीखे, वो ये बताते हैं कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द क्रोमोसोम आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, उनके मुताबिक क्रोमोसोम ही एक से दूसरी नस्ल को खसूसियात की मुंतकिली के जिम्मेवार हैं। लेकिन कल परसों में हमने पिछले टॉपिक्स में ये डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम्स दो चीजों से मिलकर बने हैं। क्रोमोसोम्स दो यूनिट या पार्ट से मिलकर बने हैं। फर्स्ट दे हैव प्रोटीन्स, 60% उनका पार्ट तो प्रोटीन्स है, और देन दे हैव डीएनए, 40% उनका पार्ट डीएनए है। और रिसेंट स्टडीज ने यह साबित किया था कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनका नॉन हेरिडिटी, इनका विरासत में या खासियात को मुंतकिल करने में रोल नहीं है। किसका रोल है? डीएनए इज एक्चुअल हेरिडिटी मटीरियल। डीएनए इज एक्चुअल हेरिडिटी मटीरियल। ये जो प्रोटीन है दीज आर जस्ट सपोर्टिंग मटीरियल। ये तो डीएनए को सपोर्ट करने वाला मटीरियल है, इसका डायरेक्ट खासियात को मुंतकिली के साथ कोई रोल भी नहीं है। आपकी रिसर्च स्टडीज ये बता रही हैं और करेक्ट है। और चूंकि जो एक्चुअल हेरिडिटी मटीरियल है, खासियात को मुंतकिल करने वाला जो मादा है वो डीएनए है। तो अब जब हम डीएनए को हेरिडिटी मटीरियल कहेंगे तो फिर क्या क्रोमोसोम हेरिडिटी मटीरियल नहीं है? बिल्कुल है। हमने ये नहीं कहा कि क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस उस टाइम गलत बताती है, बिल्कुल सही बताती है कि क्रोमोसोम्स ही एक से दूसरी नस्ल। लेकिन हम थोड़ा सा इसको नेरो कर देते हैं क्रोमोसोम को कि क्रोमोसोम्स हैव डीएनए, दिस डीएनए इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो फिर हम ये कहेंगे कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटीरियल। डीएनए वो हेरिडिटी मटीरियल है दैट पास या फिर ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक से दूसरी नस्ल को खासियात मुंतकिल करने वाला मटीरियल ये है। अच्छा, फिर इसके बाद ये मजीद थोड़ी सी नेरो हो जाती है, फिर थोड़ा सा इस पे चेंज हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि डीएनए है स्पेसिफिक पार्ट्स, डीएनए पे छोटे छोटे कोडेड पोर्शंस हैं, दीज आर नाउन एज जीन्स। यहां पे देखिएगा, यहां हम जीन्स का जिक्र करते हैं, यानी कि बाद में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि डीएनए पे भी छोटे छोटे जो कोड रखने वाले हिस्से हैं वो ही दरअसल में खासियत मुंतकिल करने के जिम्मेवार है। इन पे जो भी खासियत किसी नस्ल की होती है वो लिखा हुआ होता है, और ये जीन ही एक से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होते हैं, और खासियत को मुंतकिल कराने के जिम्मेवार बेसिक बुनियादी जो यूनिट है वो डीएनए भी नहीं, उनके ऊपर मौजूद जीन्स हैं। तो अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि जीन्स आर दी बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, के जीन्स ही बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी कि जानदार अशिया की जितनी खासियात है उनको रखने के या उनके कोड करने के जिम्मेवार हैं। एंड द बेसिक यूनिट और ये बुनियादी यूनिट है टू ट्रांसफर कैरेक्टर्स, ये ही एक से दूसरी नस्ल को खासियात मुंतकिल करने के जिम्मेवार है। तो क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये बताती है द क्रोमोसोम्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन टू नेक्स्ट। हम इस पॉइंट पे बाद में आए कि डीएनए इज द एक्चुअल हेरिडिटी मटीरियल दैट इज रिस्पांसिबल टू ट्रांसफर कैरेक्टर्स ऑफ फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन।
फिर डीएनए के बाद जीन्स पे है कि जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये खासियात को मुंतकिल कराने की बुनियादी इकाई है, ये छोटे यूनिट्स ही खासियात को मुंतकिल करने के जिम्मेवार हैं। तो इधर क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जीन्स का जो लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया गया बेटिसन ने 1908 और 10 में, तो जीन्स का जो टर्म है इसको रिलेट किया जाता है मेंडल के फैक्टर्स और एलिमेंट्स के साथ, के फैक्टर्स और एलिमेंट्स से मेंडल की मुराद जीन्स थे। यही थ्योरी हमें ये बताती है कि जो लफ्ज फैक्टर और एलिमेंट्स मेंडल ने यूज किए थे कि ये है खसूसियात को मुंतकिल करने की बुनियादी इकाई। आज हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि ये जो फैक्टर और एलिमेंट्स थे दरअसल में इनसे मुराद मेंडल ने जीन्स लिए थे। ये है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दिस इज द बेसिक यूनिट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। और चूंकि हम जानते भी हैं कि डीएनए पर ये चूंकि डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, हम इनको यूं ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा जीन को समझने की खातिर। अब यहां पे डीएनए पे कोड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एडेनिन है तो अगली तरफ थायमीन, साइटोसिन, गवानीन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, एडेनिन, थायमीन, थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन और गवानीन, साइटोसिन। अब डीएनए पे चूंकि ये पूरी डीएनए तो है, लेकिन ये इनका हर 3 हिस्सों का कोड कोई ना कोई मालूमात रखता है। ये 3 हिस्सों का कोड कोई ना कोई मालूमात रखता है। आगे फिर 3, तो डीएनए पे हर एक तरफ को, हर एक स्ट्रैंड पे हर 3 हिस्सों का नाइट्रोजनस बेस का जो कोड है, दिस हैज सम इंफॉर्मेशन ऑन इट। ये जो इंफॉर्मेशन रखने वाली और मालूमात रखने वाला बेसिक यूनिट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड जीन। इसको हम जीन कहते हैं। ये ही एक से दूसरी नस्ल को खसूसियात, यानी कि इस पे हमारी आंख का कलर, बालों का कलर, खासियात, जो भी हेरेडिटी कैरेक्टर्स हैं वो इन पे लिखे हुए हैं। ये जब अगली नस्ल को मुंतकिल हो जाता है तो कैरेक्टर को मुंतकिल करा देता है। अब ये है कहां? डीएनए पे। डीएनए कहां है? वो क्रोमोसोम्स का हिस्सा है। तो क्रोमोसोम्स, अब लिंकेज देखिएगा, क्रोमोसोम्स के जो क्रोमोसोम्स हैं उनका डीएनए के साथ, डीएनए का जीन्स के साथ ये वो लिंक है, दैट होल इज द हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। ये तीनों हमें समझाते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, यानी खसूसियात की मुंतकिली क्या है और उनका एक से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना कैसे होता है। तो चूंकि हम क्रोमोसोम्स को भी जान गए और डीएनए को भी जान गए और जीन्स जो मेंडल के बताए हुए फैक्टर उनके बारे में भी जान गए, दिस इज द क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये है क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसका थोड़ा सा और भी डिटेल अब बाकी है, उसमें हमने ये समझना है कि क्रोमोसोम्स जब मियोसिस के अमल से तकसीम होता है सेल, तो क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो जाते हैं। आधे एक गैमीट में चले जाते हैं, आधे एक गैमीट में। जो पेरेंट के पेरेंटल सेल जो होता है, उनके जो डॉटर सेल है वो हैप्लॉइड हो जाते हैं मियोसिस में। तो क्रोमोसोम जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, तो ये भी मैकेनिज्म सेग्रीगेशन मेंडल नहीं बताया है। और क्रोमोसोम फिर दोबारा से जब मेल और फीमेल के हैप्लॉइड मिल के डिप्लॉइड बनाते हैं, तो दोबारा से जब वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं, यानी कि एवरी क्रोमोसोम पेयर इज इंडिपेंडेंट टू बॉन्ड या टू पेयर विद एनी क्रोमोसोम हैप्लॉइड, किसी भी दूसरे हैप्लॉइड क्रोमोसोम के साथ दोबारा जोड़ा बना सकता है। उस बारे में भी इंशाल्लाह आगे हम डिटेल करेंगे। तो आज हमने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो कुछ था इस बारे में हमने डिस्कस किया, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।